हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 12 बजे दोपहर में यूपीएससी और यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको जनरल स्टडी 4 पढ़ा रहा हूँ और जनरल स्टडी 4 में एथिक्स में मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं। अब तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी एक हफ्ते की क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और इंट्रोडक्शन भी लगभग 3 क्लासेस तो इंट्रोडक्शन में चली गई थी। इसके बाद हम लोगों ने पहले टॉपिक नीति मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व और दूसरा इसके निर्धारक मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक, इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। आज अपना तीसरा टॉपिक में ये पढ़ना है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में सिलेबस को समझाया था, तो उसमें बताया था कि जो ये वाला सिलेबस है उसको कैसे पढ़ना है। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम को पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये अपना जो आज का टारगेट है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। तो हमें ये जानना है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इससे सवाल डायरेक्ट बने हैं। पीवाईक्यूज उठाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं दिखाता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ डेली कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और जीएस 4 के और उससे मैच कराइए सिलेबस को। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आज ये आपका है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम में हम अपने क्लास में आज क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका एथिक्स पे जब मानव कोई कर्म करता है तो उस पर नैतिकता का पालन करता है या नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ अगर हमको देखना है तो 2-3 चीज़ें आप पहले देख लेते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझा दूँ पहले इंट्रोडक्शन के रूप में। इसमें क्या है कि किसी भी कर्म का उत्तरदायित्व निर्धारण करते समय अगर हमें देखना आवश्यक होता है कि किस परिस्थिति में कर्ता द्वारा कार्य किया गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, उस कर्ता का उद्देश्य क्या था। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। तीसरा जो आपका आता है, किसने कार्य किया, मतलब किसके प्रभाव में किया, किसने किया, ठीक, और किसके प्रभाव में किया। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो अगर हम अब इसको देखें तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम, ये हमारा टॉपिक है। तो उसमें हमें देखना होता है कि कौन से मानव का, ठीक है, सवाल उठेगा किस प्रकार के मानव का, तो जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव का। ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है मानव, सामान्य मानव, उसकी बात कर रहे हैं। क्या देखना है उसमें, उसके ऐच्छिक क्रियाकलापों या कर्म को, उसके ऐच्छिक क्रियाकलापों या कर्म से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम लोग इसे अपने क्लास में समझेंगे। तो जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसमें नीति शास्त्र का क्या परिणाम हो रहा है, तो उसमें देखते हैं कि सामाजिक व्यतीत करने वाला जो सामान्य मानव है उससे कुछ कर्म है, यानी जो ऐच्छिक क्रियाकलाप है और कर्म है। तो उसमें यह देखना है कि उसमें उसके कर्म किस प्रकार के हैं, उचित है या अनुचित है, अच्छा है या बुरा है। ठीक, तो जो ऐच्छिक क्रियाकलाप या कर्म है उसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अगर मानव अच्छा कर्म करेगा, ठीक, अच्छा कर्म करेगा कोई व्यक्ति, तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छा परिणाम होने से क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको बारे में हम देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है बुरा कार्य करेगा, अनुचित कार्य करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, बुरा होगा। बुरा परिणाम होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो चलिए अपने नीचे, इसीलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट बना लिया है। अब इससे आपको समझ में आएगा। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि आप की वर्ड्स को मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है, सिर्फ यहाँ पे की वर्ड्स को लिखा है। और आपको क्या लिखना है आंसर में, आपको आंसर में पोथी पतरा लेकर के पूरा किताब नहीं छापनी है, क्योंकि 250-150 शब्दों में आंसर लिखना होता है, उसमें सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं। आप टॉपर्स के आंसर कॉपी उठाइए, जितने भी इंग्लिश मीडियम के टॉपर हैं, हिंदी मीडियम टॉपर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स से ही सक्सेस पाई है और आंसर उसी से लिखा है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि अब नैतिकता ने निर्धारित किया, किसका निर्धारित किया, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो सामाजिक मानव है, ठीक है, उनके कर्मों को 2 भागों में किसने बांटा, नैतिकता ने बांटा। नैतिक नीति शास्त्र के अनुसार ही उसके कार्यों को क्या बोलेंगे, उचित बोलेंगे, उसको अनुचित बोलेंगे। तो कोई व्यक्ति नीति शास्त्र के अनुसार कार्य करेगा तो उसको उचित कर्म बोलेंगे, उसका परिणाम अच्छा होगा। ठीक है, तो उसका अच्छा परिणाम से सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। ठीक है,
कोई कर्म अच्छा करे बुरा करेगा उसका परिणाम बुरा होगा, बुरा परिणाम पड़ने से सामाजिक क्षेत्र में क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जो नीति शास्त्र है, अब हम इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र के जब पालन करते हैं, जो मानव का क्रियाकलाप है, नीति शास्त्र का पालन करेंगे तो किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में क्या परिणाम होगा। तो पहला सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम होगा हमको देखना है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम होगा वो देखना है, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा उसको देखना है, चौथा प्रशासनिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होगा उसको देखना है, प्रशासनिक सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवा धार्मिक क्षेत्र में और छठवां पर्यावरणीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अगर हम सभी क्षेत्रों को देखें तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि नीति शास्त्र के अनुसार कार्य करने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमको क्या देखना है, सामाजिक क्षेत्र को देखना है कि नीति शास्त्र के अनुसार कार्य करने पे अच्छा कार्य करेंगे तो सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें अच्छा कार्य करने पर, तो अच्छा कार्य करने पर सामाजिक सद्भाव उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है समाज में समरसता होगी, सद्भाव होगा, लोगों के बीच भाईचारा होगा, लिंग समानता की स्थिति होगी। अब अच्छा कार्य करेंगे, नीति शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो सामाजिक क्षेत्र में लिंग समानता भी स्थित होगी, भेदभाव खत्म होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगा और न्याय की स्थापना होगी। ठीक, समाज में जो कुरीतियां होंगी उसका निवारण हो जाएगा। अच्छा कार्य करेगा, नैतिकता के अनुसार नैतिकता का पालन करेगा तो कुरीतियां जो हैं उसका भी निवारण हो जाएगा। जो समाज में अंधविश्वास जो व्याप्त है उसका भी खात्मा होगा। ठीक, इसी के साथ साथ जो है सामाजिक सहिष्णुता में बढ़ोतरी होगी। अब जो इंटॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों में बंधुत्व का विकास होगा। यानी अब हमने क्या देखा कि सामाजिक क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, नैतिकता के अनुसार कार्य करता है, तो नैतिकता के अनुसार अब देखिए उसको कैसे लिखना है आपको बता दूं। आप देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपको सेंटेंस बनाना है। अगर आपको सवाल पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों जो नैतिकता के अनुरूप हैं उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव स्थापना होगी, लिंग समानता की स्थिति होगी, समानता स्वतंत्रता न्याय की स्थापना होगी, समाज से कुरीतियों का निवारण होगा, अंधविश्वास का खात्मा होगा, सामाजिक सहिष्णुता में बढ़ोतरी होगी और बंधुत्व का विकास होगा। ये हमारे चीजें सामने आएंगी। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब सामाजिक क्षेत्र में बुरा परिणाम भी पड़ने वाला है। अब जब हम नीति के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका बुरा परिणाम में सामाजिक भेदभाव की समस्या होगी, लिंग भेद होगा, जाति भेद होगा, नस्ल भेद होगा और हमारे समाज में बाल विवाह भी होगी, ठीक है, बाल श्रम भी होगा, ये बाल श्रम भी है, दहेज प्रथा आएगी और समाज में भ्रष्टाचार भी फैलेगा, भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। तो ये हमारे बुरा परिणाम है। हम अब इसको कैसे बांटा हम लोगों ने, नैतिकता के अनुसार जो सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, सामान्य मानव है, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति नैतिकता के अनुसार अगर कार्य करेगा तो उसके नैतिकता के अनुसार में सामाजिक क्षेत्र पर यह प्रभाव पड़ेगा और नैतिकता के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो सामाजिक क्षेत्र के अनुसार ये प्रभाव पड़ेगा। तो हमने पहला टॉपिक अपने इस सेक्शन का सब टॉपिक था सामाजिक क्षेत्र, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के परिणाम का सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव, ये हमने खत्म कर लिया। अब आते हैं राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम नैतिकता के अनुसार कार्य करें या अनैतिक कार्य करें तो। ठीक है, नैतिकता के अनुसार कार्य करने पर जो मानवीय क्रियाकलापों से राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम से क्या होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगा, समान और न्याय होगा। ये दो बार समानता हो गया, न्याय होगा, न्याय की स्थापना होगी। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी, पंथ निरपेक्षता की भावना को बढ़ोतरी मिलेगी, पंथ निरपेक्षता राज्य और समाज दोनों में, सामाजिक दोनों क्षेत्रों में पालन होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता का पालन करें, नीति शास्त्र के अनुसार कार्य करें, उचित कार्य करें तो उसका अच्छे परिणाम के स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी, स्वस्थ जनमत का निर्माण भी होगा, संवैधानिक मूल्यों का साकारीकरण भी होगा। संवैधानिक मूल्यों को जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो वास्तविक रूप से जमीनी तौर पर वो जो है अपने सामने साकार होते हैं, हम देख सकते हैं। अगर वही बात मैं करूं कि समाज राजनीतिक क्षेत्र में नीति शास्त्र का अगर बुरा परिणाम के तौर पे देखूं तो राजनीतिक क्षेत्र में बुरा परिणाम के तौर पे राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ होंगी,
राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ होंगी, भ्रष्टाचार होगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, भाई भतीजावाद को राजनीति में बढ़ोतरी मिलेगी, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, वोट बैंक के लिए किसी भी प्रकार के कुकृत्यों को करने में भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी, भाषावाद को बढ़ोतरी होगी, भाषाई चुनौतियां होंगी राज्यों के समझ, नक्सलवाद जैसे पनपेगा, आतंकवाद होगा और अपराध का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराधीकरण भी होगा, राजनीति का अपराधीकरण, ये दोनों चीजें सामने आएंगी। तो ये जो समस्याएं आज के सामने हम सब देख रहे हैं, आज हम अपने वर्तमान युग में जो चीजें देख रहे हैं, राजनीति में जो कुछ बुराइयां हैं वो सभी राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ भी विद्यमान है, भ्रष्टाचार भी विद्यमान है, सांप्रदायिकता भी विद्यमान है, भाई भतीजावाद भी विद्यमान है, क्षेत्रवाद भी है, वोट बैंक भी है, भाषावाद भी है, नक्सलवाद भी है, आतंकवाद भी है, अपराध का राजनीतिकरण है और राजनीति का अपराधीकरण भी है। तो ये सब चीजें वर्तमान में विद्यमान है। इसका मतलब क्या है कि मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के पालन में, राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता के पालन में कहीं ना कहीं कमी आई है और उसी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उसी का बुरा परिणाम जो है वर्तमान में हमें ये सब घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे वर्तमान के क्षेत्र से, वर्तमान के समय के से भी, और इसको सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों हमने देख लिया। अब आप ये कीवर्ड्स आपको पता रहेंगे तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप आंसर लिखेंगे, सीधे धड़ाक 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 धड़ाक। आपको सेंटेंस बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सीधे आपको कीवर्ड्स पता है, हम सीधे अपना आंसर लिखते चले जाएंगे। अब आता है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के पालन करने पे क्या अच्छा प्रभाव होगा और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के आर्थिक क्षेत्र में पालन नहीं करने पर क्या बुरा परिणाम होगा, वो देखते हैं। तो हमने सामाजिक क्षेत्र देख लिया, राजनीतिक क्षेत्र देख लिया, अब हम आर्थिक क्षेत्र पे देखते हैं। तो आर्थिक क्षेत्रों में अच्छा परिणाम पालन करने पे होगा तो क्या होगा, समावेशी विकास की अवधारणा मजबूत होगी, समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है। सतत विकास को बढ़ोतरी मिलेगी, सतत विकास के लिए जिस तरह से हम लोग तड़फ रहे हैं, जिस तरह से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो एजेंडा बनाया गया 2030 तक उसको अचीव करने का, उसको हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। गरीबी उन्मूलन की जो समस्या है, गरीबी उन्मूलन की जो चुनौती है, उससे भी हम लोग पार पा पाएंगे। भ्रष्टाचार का नियंत्रण होगा, जो मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है उसकी भी पूर्ति हो सकेगी और लोक निधि का सदुपयोग होगा। लोक निधि का यानी कि पब्लिक जो फाइनेंस है, ठीक है, जो लोगों का पैसा है उसका जो क्या है, उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन तू आर्थिक क्षेत्र में ही मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का पालन नहीं करने से बुरा परिणाम होगा और बुरा परिणाम पे क्या होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, घोटाला को बढ़ावा मिलेगा, कर वंचना जैसी स्थिति होगी, यानी कि टैक्स से बचने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, हवाला जैसे कारोबार को बढ़ोतरी मिलेगी, यानी जो हवाला पैसा आता है ना, आपको पता है हवाला के बारे में, हवाला जो चीज होती है कि जो अवैध मनी आती है, अवैध ट्रांजेक्शन होते हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आयोजित की जाती हैं, वो बाहर से पैसे जाते हैं, ठीक है, ये बाहर से या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है इसका हवाला का कारोबार, ठीक है। धन शोधन यानी जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की जो केसेस चल रहे हैं, यही स्थितियां होंगी। काला धन का शोधन होगा, काला धन को वाइट किया जाएगा किसी तरह से, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जमाखोरी भी होगी, मुनाफाखोरी भी होगी, रिश्वतखोरी भी होगी और समाज में और स्वास्थ्य के स्तर पे लोगों में कुपोषण की स्थितियां भी आएंगी। तो आपने ये देखा कि आप इसको अपने वर्तमान के जीवन से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हम आर्थिक क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का पालन नहीं करने से हमारे क्या बुरा परिणाम पड़ने वाला है और पालन करने से अच्छा परिणाम होगा तो क्या हम लोग इस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीजें हमने देख लिया, क्या देखा कि हमने देखा सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। अब क्या है, अब एक आता है धार्मिक क्षेत्र। अब धार्मिक क्षेत्र से पहले जो क्या है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं सतत विकास की अवधारणा को। सतत विकास की अवधारणा के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप चाहे तो अपने GS2 में मेंशन कर सकते हैं, GS1 में मेंशन कर सकते हैं, GS3 में भी मेंशन कर सकेंगे, एसए में भी बना सकते हैं फ्लो चार्ट और GS4 में भी बना सकते हैं। मतलब क्या है कि ये वाला जो कंटेंट है इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फिट फॉर ऑल है, ठीक है। अब ये चूंकि क्या है कि ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है चीज़ों को, आपको चीज़ें आती हैं अलग बात है, पर कॉपी में आप कैसे उसको आंसर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये डिपेंड करता है कि इसको आपको कहाँ से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सतत विकास की अवधारणा क्या है कि वर्तमान पीढ़ी है
और ये भावी पीढ़ी है। दो भाग में इसको बांट दिया। तो वर्तमान पीढ़ी का क्या कर्तव्य है कि समुचित दोहन हो और व्यवस्थित आवंटन हो, यानी हमें संयमित जीवन जीना है। वर्तमान पीढ़ी का क्या है, कर्तव्य है। सतत विकास में दो अवधारणाएं हैं। सतत विकास को पहले आप दो भागों में बांटिए। जैसे मान लीजिए वर्तमान पीढ़ी है, ये हम वर्तमान पीढ़ी में मान लीजिए मैं हूं, ठीक, और आने वाली पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। तो वर्तमान पीढ़ी में मैं हूं, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं संसाधनों का समुचित दोहन करूं और उसका व्यवस्थित आवंटन करूं, यानी मैं संयमित जीवन जीऊं और अनावश्यक तरीके से संसाधनों को व्यर्थ न करूं या उसे खत्म न करूं। ये मेरा कर्तव्य है। और भावी पीढ़ी का यह अधिकार है, किसका चीज, जीवन जीने का, संसाधनों पर उसका हक का अधिकार है और उसे अपने अधिकारों के लिए उसको क्या करना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो यही सतत विकास है। सतत विकास का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैंने फ्लोचार्ट बनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लीजिए कि आप बनाइए, इसको लिखिए कि वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी है, मेरा कर्तव्य है क्या, समुचित दोहन हो संसाधनों का, व्यवस्थित आवंटन हो और सीमित जीवन जीने का। पर भावी पीढ़ी का ये अधिकार है और दोनों एक दूसरे के कोरिलेशन में हैं। देखिए ये मैंने बताया ना, यहाँ पे कोरिलेशन का ये बनाया है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए, ठीक है, कोरिलेशन है ये। और जब हम अपने कर्तव्यों का पालन जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी भावी पीढ़ी के अधिकार को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना है, सतत विकास की अवधारणा को साकार करना है, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जो है जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। हम तो अपना दोहन करके चले जाएंगे, पर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीवन जीने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। ये मूल अधिकार है हमारे संविधान में, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो अब आता है धार्मिक क्षेत्र, यानी धार्मिक क्षेत्र में अगर हम मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का पालन हो धार्मिक क्षेत्र में तो उसका अच्छा परिणाम होगा, और मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता का पालन नहीं हो धार्मिक क्षेत्र में तो उसका बुरा परिणाम होगा। जैसे कि सिलेबस में क्या लिखा है कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम, ऐसे पढ़ना है। तो परिणाम ही तो पढ़ रहे हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का क्या परिणाम पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में पड़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग धार्मिक क्षेत्र पे। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट मेरा क्रिस्प है, बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट है, एकदम टू दी पॉइंट है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने लोगों से शेयर कराइए ताकि हम लोगों को भी मोरल एक बनेगी, ताकि हम लोग भी इसको कंटिन्यू कर सकें। हम आपको जीएस का पूरा सिलेबस एकदम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने में हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके तरफ से सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप जरूर कमेंट करिए कैसा लगे, आपका सजेशन दीजिए, आप कुछ भी सुधारना चाहते हैं, मैं क्या उसमें इंक्लूड करूं, क्या नहीं करूं, क्या समझ में आपको आता है, क्या नहीं आता है, क्वेश्चंस जो क्वेरी हो आप जरूर कमेंट किया करिए, पर जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। अब धार्मिक क्षेत्र में अच्छा परिणाम आने से क्या होगा, धार्मिक क्षेत्र में जब हम नैतिकता का पालन करेंगे तो नैतिकता का पालन करने से अच्छा परिणाम आएगा। तो अच्छा परिणाम आएगा तो क्या होगा, धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि होगी, धार्मिक सहिष्णुता मेंटेन किया जा सकेगा, धार्मिक सद्भाव सुनिश्चित होगा, समाज में धार्मिक सद्भाव की अवधारणा को बल मिलेगा, लोगों के बीच में परस्पर विश्वास पैदा होगा और बंधुत्व की भावना को विस्तार मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा और सर्वधर्म समभाव की स्थिति पैदा होगी। मतलब धार्मिक क्षेत्र में अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव, परस्पर विश्वास, बंधुत्व की भावना और सर्वधर्म समभाव की स्थिति पैदा होगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि धर्म के बारे में, धर्म नहीं, रिलीजन के बारे में, धर्म बड़ा कॉन्सेप्ट है, रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन का मैंने एक आंतरिक पक्ष बताया था और एक बाहरी पक्ष बताया था। तो जो रिलीजन का आंतरिक पक्ष है वो क्या बोलता है, ये सभी नैतिकता के पालन के बोलते हैं और ये सभी बातें करते हैं। पर जो बाहरी पक्ष है, बाहरी पक्ष कहीं ना कहीं इसी जो बुरा परिणाम है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है रिलीजन का। तो अगर हम उसको भी, उससे भी आप उस फ्लो चार्ट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्लासेस कंटिन्यू करिए, आपको इंटरलिंक करना मैं सिखा दूंगा कि कैसे इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। तो जो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का जब पालन नहीं करेंगे धार्मिक क्षेत्र में तो बुरा परिणाम होगा। तो बुरा परिणाम होने से सांप्रदायिकता में वृद्धि होगी, कट्टरता की भावना आएगी समाज में, हिंसा की बढ़ोतरी होगी, वैमनस्य होगा, अविश्वास होगा, दंगे होंगे, फसाद होंगे और समाज में अस्थिरता होगी, अस्थिरता भी होगी। इसको भी लिख लीजिए, समाज में अस्थिरता होगी।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है नैतिकता का पालन। अब पर्यावरणीय क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों अगर मानव क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है पर्यावरणीय क्षेत्र में, तो अच्छा परिणाम होगा। तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आएगी, सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। और सतत विकास के बारे में मैंने ऊपर ही बताया। स्वच्छ भारत की सफलता जो है वो उसका सपना साकार हो सकेगा। नदियों का कायाकल्प होगा, जो प्रदूषित नदियां हैं, जैव विविधता की रक्षा होगी, जीवों की रक्षा होगी, और हम अपने पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त कर सकने में सफल होंगे। पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है, थोड़ा राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं पाता हूँ, पैड पे पेन से थोड़ा दिक्कत होती है, आदत नहीं है अभी। तो इस तरह से अब परिणाम जो नैतिकता का पालन करने पे पर्यावरणीय क्षेत्र में भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी सब सुनिश्चित होगी, सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्वच्छ भारत की संकल्पना साकार होगी, नदियों का कायाकल्प होगा, जैव विविधता की रक्षा होगी, जीवों की रक्षा होगी, और साथ साथ जो है हम जो क्या बोलते हैं पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त कर सकने में हम सफल हो पाएंगे। पर वही अगर मैं बुरा परिणाम कहूं, मतलब मानव अगर अपने क्रियाकलापों में नैतिकता का पालन नहीं करता पर्यावरणीय क्षेत्र में, तो बुरा परिणाम होगा। अब बुरा परिणाम होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, एसिड रेन होगा, ओजोन का क्षरण हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, मैंग्रोव क्षेत्रों का विनाश होगा, भूस्खलन होगा, दावानल मतलब जो जंगल की आग है वो बढ़ेगी, प्रदूषण होगा, सूखा होगा, बाढ़ होगा, और कहीं ना कहीं मानवीय जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होगा। अस्त व्यस्त होने के साथ साथ जो है हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा देंगे, प्राकृतिक आपदाओं को जो है हम न्योता देंगे, प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देंगे पर्यावरणीय क्षेत्र में हम जो नैतिकता का पालन नहीं करेंगे। तो आपने देख लिया पर्यावरणीय क्षेत्र में। अब आता है प्रशासनिक क्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो आपके लिए जरूरी है। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर कोई सिविल सेवक हो, ठीक है, या मानव हो, अगर वो अपने नैतिकता का पालन करता है तो नैतिकता का परिणाम अच्छा आएगा। तो अच्छा परिणाम आने से क्या चीज होगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी, किसकी, सिविल सेवक की, पारदर्शिता उसके कार्यों में आएगी, सत्यनिष्ठा का पालन करेगा, यानी विचार वचन और कर्म में जो है उसकी एकरूपता होगी, गैर तरफदारी वो करे उसको सुनिश्चित करेगा, जो सुशासन को स्थापित करेगा, गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को लाएगा, सुशासन को स्थापित करेगा, उसका शासन नैतिक शासन होगा, वो लोक निधि का सदुपयोग करेगा, जनता के पैसे का सदुपयोग करेगा, भ्रष्टाचार को कम करेगा, सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देगा, नवाचार को सुनिश्चित करेगा, और उसका शासन जन केंद्रित शासन होगा, किसका, जो नैतिकता का पालन करेगा। तो आप देखिए कि कितना क्रिस्प और ये रिलेवेंट कंटेंट है आपके लिए। तो इससे क्या होगा कि मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने से, नैतिकता युक्त कार्य करने से जवाबदेहिता आएगी, पारदर्शिता आएगी, सत्यनिष्ठा आएगी, गैर तरफदारी का पालन करेगा, सुशासन को जो सुनिश्चित करेगा, नैतिक शासन की स्थापना होगी, लोक निधि का सदुपयोग होगा, सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जन केंद्रित शासन उसका होगा। तो ऐसे में जो है क्या होगा कि वस्तुनिष्ठता भी होगी, संवेदनशीलता भी होगी, नागरिक केंद्रित शासन भी होगा। तो इससे क्या होगा, गुड गवर्नेंस की स्थापना होगी, ठीक है, गुड गवर्नेंस की स्थापना होगी, ठीक है। तो आप इसमें से ये कीवर्ड्स कहाँ से आ सकते हैं, आप कीवर्ड्स उठाइए तो आप यहीं से आप ला सकते हैं। बुनियादी मूल्य, बुनियादी मूल्य क्या है, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, ठीक है। इसी के साथ साथ जो नीतिगत शासन, ठीक है, इसके साथ साथ जो क्या क्या है, भावनात्मक समझ होनी चाहिए, लोक निधि का सदुपयोग होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, आप सिलेबस से कीवर्ड्स को उठा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको सिलेबस भी याद हो। पर अगर वही व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में जो नैतिकता का पालन नहीं करेगा तो क्या परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा। कौन सा, लाल फीताशाही को बढ़ोतरी मिलेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, तरफदारी को भी बढ़ावा मिलेगा, भेदभाव उसके राज्य में होगा, योजनाएं की जो सरकारी योजनाएं होंगी, जो सरकार की योजनाएं होंगी, महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, उनको क्रियान्वयन में देरी होगी, हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार काफी बढ़े, अपात्र लोगों की बढ़ोतरी मिल जाएगी, अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है, नेता नौकरशाह की गठजोड़ होगी, औपनिवेशिक मानसिकता जो है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, और साथ साथ जो है हम क्या, सबसे बड़ी चीज ये होगी कि गैर तरफदारी सुनिश्चित नहीं होगी, और एक बैड गवर्नेंस की स्थापना हो जाएगी, यहाँ पर खराब शासन होगा। तो प्रशासनिक क्षेत्र में नैतिकता का पालन कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बहुत चीजें बता चुका,
क्यों बता चुका? क्योंकि देखिए कि मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का परिणाम किस क्षेत्र में क्या होगा? सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। इसके बीच मैंने आपको सतत विकास बताया, पर्यावरणीय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में। पर क्या है कि हमें कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि निष्कर्ष के तौर पे या आगे की राह पे लिखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, ये देखिए कि यदि हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित कर्मों का संपादन करें और अनुचित कर्मों से दूर रहें तो सुखद मानवीय जीवन की स्थापना हो सकती है। सत्य बात है, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा ही करने पे लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना की जाएगी और हो पाएगी। इसी के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति को बदला जाए। किसी भी व्यक्ति की जो नकारात्मक मनोवृत्ति है उसको बदला जाए। उसमें क्या है, उसमें प्रगतिशील मूल्यों की यही हाईलाइट करना होता है आपको, हाईलाइट करना, प्रगतिशील मूल्यों को विकसित किया जाए। इसके लिए क्या है, इसके लिए बाहरी नियंत्रण के साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों के मन मस्तिष्क में भी मानवीय मूल्यों का बीजारोपण किया जाए। ठीक है कि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, एकदम इसको ध्यान दीजिए। इसके लिए क्या करना है, किसके लिए, मतलब कि जो हमें किस प्रकार से नकारात्मक मनोवृत्ति को बदला जाए, उसके लिए हमें क्या करना है कि उनके मन में, उनके बीच में प्रगतिशील मूल्यों को विकसित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाहरी नियंत्रण में क्या करना है, जैसे कि भ्रष्टाचार ना हो और जो पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जवाबदेहिता, उसके लिए लोकपाल, लोकायुक्त, ईडी, ठीक है, सीबीआई, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह जो है, सीबीसी, इन सब के बीच की स्थापना जरूरी है। यानी कि इसके लिए बाहरी नियंत्रण के साथ साथ क्या है कि हमें यह देना है कि उसके मन मस्तिष्क में मानवीय मूल्यों की बीजारोपण किया जाए। मानवीय मूल्य जिसमें क्या है, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये चीज मैं कहाँ से लाया हूँ आपको पता है? ये जो कंटेंट है ये, इस पर नंबर खूब मिलता अगर मैं इसको आंसर में लिखता तो। पर ये मैंने लाया कहाँ से, इसको आप देखिए कि अब इसको एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि जरूरी है आपको। अब मैं इसको समझा रहा हूं आपको। देखिए, यदि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित कर्मों का संपादन करें, हम अच्छे कार्य करें और बुरे कर्मों से दूर रहें, तो हम क्या है कि सुखद मानवीय जीवन की स्थापना अवश्य कर पाएंगे। और ऐसा करने पे क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना हो सकेगी। पर इसके लिए क्या आवश्यक है कि व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति को खत्म कर दिया, बदला जाए। तो उसमें क्या हो, उसमें प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना की जाए, प्रगतिशील मूल्यों को विकसित किया जाए। तो पहले उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हमें यह करना है कि बाहरी नियंत्रण के साथ साथ, मैंने बाहरी नियंत्रण मतलब लोकपाल, लोकायुक्त, ईडी, सीबीआई, वीसी, एसीबी, इसके अलावा हमें यह बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि मन मस्तिष्क में मानवीय मूल्यों को बीजारोपण किया जाए। मानवीय मूल्यों को बच्चों में ही यह विकसित किया जाए, हमें शुरू से यह बात बताई जाए। इससे क्या होगा, इसमें परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कैसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका से ही हम बच्चों के मन मस्तिष्क में मानवीय मूल्यों का शुरू से बीजारोपण कर सकते हैं। पर मैं ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मैंने ये कंटेंट कहाँ से लाया। ये कंटेंट आप सिलेबस देखिए, और सिलेबस में आप देखिए तो मैंने इसको सिलेबस से लिंक कर दिया सीधे। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, यहां मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये आप अपने सिलेबस से ही इसको लिंक कर सकते हैं। सिलेबस से ही सीधे लिंक करके आप जो है अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, और मैंने वही किया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम। ठीक, पर मैं आपको मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का परिणाम पढ़ाऊं, पर मैंने जब निष्कर्ष लिखा तो मैंने निष्कर्ष कैसे घुमा फिरा के फिर मैंने सिलेबस के ये पॉइंट को शामिल कर दिया कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे क्या होगा, इससे जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा उसको क्या लगेगा कि जो ये बच्चा लिखा है उसको सिलेबस से इंटरलिंक किया है, और उसने खूबसूरती से प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में नीति शास्त्र के नैतिकता का परिणाम को समझाया है। उसने फ्लो चार्ट बनाकर सतत विकास को भी बताया है। ठीक है, उसने अच्छे से इंट्रोडक्शन को लिखा है, और कीवर्ड्स को लिख करके उसने बहुत सारे कंटेंट्स को कंपाइल कर दिया है 150 शब्दों में ही। तो इस तरह से आपका ये तीसरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, और ये तीसरा टॉपिक मैं आपको आज कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आपको खूब एग्जामिनर उसमें खूब नंबर देगा अगर आप ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो
प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, आप अच्छा बुरा जो कुछ कमेंट करिए, ये पर ये कमेंट करिए ताकि मुझे मालूम चले, फीडबैक मिल सके, मैं उसको कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग नीति शास्त्र के आयाम पढ़ेंगे, उसके बाद से सार्वजनिक और निजी संबंधों में नीति शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका पढ़ेंगे, और लास्ट में मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य तो मैंने पढ़ा दिया आपको दूसरे क्लास में ही। नैतिक महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन को हम लोग इसके साथ पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे जो नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान के साथ इसके साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो अब क्लास को मैं एंड करता हूँ, आधा घंटा हो चुका है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।